नमस्ते श्रोतागण। कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं कनक लता जी की कहानी सूखे वृक्ष की हरी पत्तियां। दिसंबर की सुहानी शाम थी। हिमपात से ठिठुरे वृक्षों की नंगी टहनियां सफेद दूधियां ऊन के पूरे बाजू के स्वेटर में लिपटी लिपटी सी लग रही थी। 25 दिसंबर का चिर प्रतीक्षित दिन अपने नाजो नखरे को समेटे आखिर आ ही पहुंचा। क्रिसमस की शाम नशे में नहाई जवानी के उन्माद को लुटाती किसी उच्च श्रृंखल नवयौवना की तरह अवतरित हुई तो लोग स्वच्छंद आकाश में उड़ाने भरते पक्षियों की तरह चहक उठे, किलक उठे। रंग बिरंगे बल्बों की चकाचौंध, रंगीन चमकते रिबनों के झालर, क्रिसमस ट्री में करीने से सजे लाल हरे नीले पीले गुब्बारे और लुभावने खिलौने सब मिलकर एक जादू नगरी के सम्मोहन की सृष्टि कर रहे थे। माधवी ने रॉबर्ट के आग्रह पर आज खूब सुंदर लाल जरीदार बनारसी साड़ी पहन रखी थी। ऊंचा जूड़ा सुराहीदार गर्दन पर बेहद फब रहा था। भर भर कलाइयां लाल चूड़ियां, जिन्हें बनारसी साड़ी के साथ हिंदुस्तान से उसकी चाची ने किसी मित्र के द्वारा उसके लिए मंगाकर स्नेह से भेंट किया था। मगर माधवी की उदासीनता के कारण, जो अब तक यों ही तिरस्कृत शापग्रस्त अहिल्या की प्रस्तर प्रतिमा सी उपेक्षित पड़ी थी, उन्हें साड़ी के आंचल से पोंछकर चमकाकर आज उसने अपनी कलाइयों में डाल लिया था। पूरी तरह तैयार होकर जब वह आईने के समक्ष खड़ी हुई तो अनायासी आंखें भर आईं। अतीत के कुछ सुखद कुछ दुखद टुकड़े नश्तर से चुप चुप गए। पार्टी से वापस आकर उनिंदे पीयूष को उसके शयन कक्ष में सुलाकर वह ज्यों ही कपड़े बदलने के लिए बढ़ी कि रॉबर्ट ने दोनों बाहें फैला दी। रहने भी दो, आज कपड़े मत बदलो। इस पोशाक में तुम किसी परीलोक की अप्रतिम सुंदरी, परियों की शहजादी जैसी ही लग रही हो। धत, बहुत शरारती हो तुम, कहकर वह स्वयं रॉबर्ट की बाहों में समा गई। रात देर गए जब रॉबर्ट करवट बदलकर सो गया तो माधवी छत के रंगीन वॉलपेपर पर दृष्टि गड़ाए दूर सुदूर कहीं खो गई। अभी वह बीए फाइनल में आई ही थी कि घर में उसकी शादी की चर्चा चल पड़ी। लड़के वाले देखने आए और चटमंगनी पटब्याह हो गया। भरा पूरा संपन्न परिवार और सुंदर स्वस्थ पति के रूप में भूपेंद्र को पाकर वह परम संतुष्ट और प्रसन्न थी। भूपेंद्र माइनिंग इंजीनियर था। उसकी नियुक्ति धनबाद की खान में हुई और बीए की परीक्षा देकर माधवी भी पति के संग धनबाद आ गई। नौकर चाकर रहने को सुंदर सा बंगला, खुशनुमा लॉन, माली फूल पत्ते, हूबहू माधवी के कुंवारे सपनों के अनुकूल सब कुछ था। शादी के बाद जल्दी ही वह एक नन्हे मुन्ने की मां बन गई। चैत की बौराई हवा जैसे भांग पीकर मदमाती सी तनमन को गुदगुदाती बह रही थी। माधवी भूपेंद्र के आने की प्रतीक्षा में पलक पावड़े बिछाए बरामदे में बैठकर किसी पत्रिका के पन्ने पलट रही थी। भूपेंद्र के आते ही वह मुस्कुराकर उठ खड़ी हुई। खाना लगाती हूँ, कहकर वह मुड़ी ही थी कि भूपेंद्र ने उसकी बांह खींचकर कहा, आज एक खुशखबरी लाया हूं, पहले सुनती तो जाओ। वह उत्सुकता से पति की ओर निहारती हुई खड़ी हो गई। सरकार की ओर से 2 साल के उच्च प्रशिक्षण के लिए विलायत जाने का मुझे वजीफा मिला है। 1 महीने के अंदर इंग्लैंड पहुंच जाना है ना खुशी की बात? कहकर उसने माधवी को बाहों में कस लिया। हाँ, है तो बहुत खुशी की बात, मगर मुझसे इतनी दूर चले जाओगे, यह सोचकर मन कैसा कैसा हो रहा है। अकेली कैसे रहूंगी? कहते कहते उसका गला भर आया। ए मेरी पगली मधु, यह क्या, अभी से आंखों में आंसू? कहकर तप्त होठों की भाप से भूपेंद्र ने उसकी पलकों के आंसू सोख लिए थे। इंग्लैंड पहुंचकर साल भर के अंदर ही भूपेंद्र ने उसे और नन्हे पीयूष को अपने पास बुला लिया था। भूपेंद्र के वियोग में उसने 1 साल किस तरह काटा, यह वही जानती है। अगर वह कालिदास होती तो दूसरे मेघदूत का सृजन अब तक हो गया होता। सच, ठंडी बयार चलने लगती तो भूपेंद्र की याद आती, पावस की रिमझिम झड़ी लगती तो भूपेंद्र की याद आती, और शिशिर की कपा देने वाली बर्फीली हवा रंगों को थरथरा देती तो भूपेंद्र की याद आती। लगता जैसे शरीर के सारे रोंगटूक भूपेंद्र की याद में भूपेंद्रमय हो उठे हों। साल भर वह ससुराल रही थी, क्योंकि सास का आग्रह था कि कुछ दिनों तो बहू को साथ रखकर बहू का शौक पूरा कर लें। यूं तो सास उसे प्यार करती थी, मगर कायदे कानून की सख्त पाबंद थी। क्या मजाल जो बड़े बूढ़ों के सामने सिर से पल्ला खिसक जाए।
बहू धूप निकलने से पहले नहा धोकर तैयार हो जाए, यह सुलक्षणी बहू की निशानी है। इस लीक पर चलने में जरा भी कोताही हुई कि सास की भौहें कमान सी तन जाती थी। माधवी हमेशा सतर्क रहती, ताकि उसकी वजह से घर में किसी को नाराजगी ना हो। किंतु साल भर ससुराल रहकर माधवी ने अनुभव कर लिया था कि उसकी अपनी अहमियत वहां कुछ नहीं है। चारों नंदे स्वच्छंद पक्षी सी फुदकती, सिनेमा देखती, सहेलियों के संग गप्पे लड़ाती, जोरदार ठहाके लगाती, मगर उसके लिए ढेरों तौर तरीके, हौले बोलना, धीरे चलना, हया शर्म से रहना आदि बंधनों का पालन करना निहायत जरूरी था। खुलकर रोने की भी तो इजाजत नहीं थी उसे। कितनी चोट पहुंची थी उसे। भूपेंद्र की चिट्ठी आने में बहुत देर हो गई थी और वह बेहद घबरा उठी थी। अपने आप ही सावन भादों सी आंखें बरस पड़ी थी। चुप भी रहो बहू, क्या मनहूस की तरह रोना धोना लगा रखा है। एक तो मेरा बेटा परदेश में है, ऊपर से तुम्हारा हर घड़ी रोनी सूरत बनाए रहना मुझे जरा नहीं सुहाता। कहकर जैसे सास ने जलते सलाखों से दाग कर उसकी सिसकी का गला घोंट दिया था। मन अंदर ही अंदर कातर क्रंदन कर उठता था, मगर जबान से उफ तक निकालने की इजाजत नहीं थी। वारे सुलक्षणी बहू के लक्षण। हंसी की खिलखिलाहट और रुदन के अश्रु दोनों का ही गला घोंट देने का विधान उसके लिए बना था। किसने बनाए हैं ये कानून, किसने बनाए हैं ये पाबंदियां। जी चाहा गला घोंट दे ऐसे निर्मम रीति रिवाजों और निकृष्ट कानूनों को बनाने वालों का। वेगवती नदी के ऊपर बांध बांध कर उसके प्रवाह को रोक देना आसान है, मगर उत्फुल्ल हृदय से निकलती खिलखिलाहट और व्यथित हृदय से निकलते क्रंदन के प्रवाह को रोकना कितना कठिन, कितना असह्य है, यह वही समझ सकता है जिसे भुगतना पड़ता हो। माधवी ने हर पल, हर दिन, हर महीना स्वाति बूंद के प्यासे चातक की तरह तृषित रहकर काट दिया, और जब साल भर के बिछोह के बाद पति से मिली तो जैसे बैरन बन गई बहारें एक साथ इठलाकर उसके आंचल में सिमट आई और ढेर सारे लाल लाल गुलमोहर और सोने से दमकते पीले अमलतास की पंखुड़ियों को उसके ऊपर बिखेर दिया। इंग्लैंड में प्रशिक्षण लेकर वह भी स्कूल में पढ़ाने लगी। पीयूष भी स्कूल जाने लग गया था। कड़वा अतीत सुनहरे वर्तमान की चादर में छिप गया। इंग्लैंड से आने के कुछ समय बाद भूपेंद्र की पदोन्नति हो गई। वह कोलियरी में मैनेजर हो गया। खूब सुंदर बंगला, मखमली धूप बिछी लॉन, सरकारी गाड़ी, सब कुछ उन्हें उपलब्ध था। चांदी के दिन और सोने की रातें पंख फड़फड़ाते पक्षी की तरह स्वच्छंद आकाश में अटखेलियां करते बीत रहे थे। पीयूष अब पहली कक्षा में आ गया था और खूब प्यारी प्यारी बातों और नटखट शरारतों से घर के कोने कोने को मधुर हास से मुखरित किए रहता था। पीयूष को स्कूल के लिए तैयार कर माधवी भूपेंद्र का नाश्ता लगाने जा रही थी कि भूपेंद्र ने जूते में पांव डालते हुए कहा, खान से खबर आई है, छत से पानी रिस रहा है। उसमें काम करना ठीक होगा या नहीं, इसका निर्णय लेकर मजदूरों को तुरंत बताना जरूरी है। मैं बस 10-15 मिनट में आया, फिर इत्मीनान से नाश्ता करेंगे। कार स्टार्ट होकर जब तक आंखों से ओझल ना हो गई, बरामदे में माधवी और पीयूष हाथ हिलाते रहे। पीयूष के स्कूल जाने के बाद माधवी स्नान करने जा ही रही थी कि कर्कश कोलाहल और चीख पुकार सुनकर एवं लोगों को बेतहाशा पागलों की तरह खान की ओर भागते देखकर उसके कदम ठिठक कर रुक गए। हृदय अज्ञात आतंक से कांप उठा। व्यग्र होकर उसने गोरखा दरबान से पूछा, क्या हुआ वीर सिंह, ये लोग कहाँ भागे जा रहे हैं, यह चीख चिल्लाहट कैसी है? दरबान ने सहमते हुए बताया, मेम साहब, सब लोग कह रहे हैं कि जिस खदान में अभी अभी साहब गए थे वहां पूरा पानी भर गया है, सब लोग अंदर फंस गए हैं। नहीं, निर्मम भोथरे चाकू से रेते जा रहे मेमने की तरह दर्दनाक चीख निकलकर मनहूस हवाओं में खो गई। दरबान चपरासी आया। सब ने मिलकर बेहोश माधवी को पलंग पर लिटा दिया। होश आने पर पलंग से छलांग लगाकर माधवी पागलों की तरह बेतहाशा गेट की ओर दौड़ी। रुकिए मेम साहब, रुकिए मेम साहब, कहते हुए आया चपरासी दरबान। सब दौड़े और बड़ी मुश्किल से माधवी को रोकने में समर्थ हो पाए। छोड़ दो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे। सबके हाथ झटकते हुए माधवी बाहर की ओर दौड़ी, मगर सामने 2 जीपों से 6-7 परिचित अधिकारियों को उतरते देखकर उनकी ओर लपकी। भूपेंद्र साहब कहाँ हैं, कैसे हैं, आप लोगों को कुछ मालूम है? वह सबको झकझोर कर पूछ रही थी।
आप जरा भी चिंता ना करें, वह एकदम ठीक है। बस थोड़ी देर में आते ही होंगे, तसल्ली देते हुए लोगों ने कहा। बहुत समझा बुझाकर माधवी को अंदर लाने में लोग समर्थ हुए। उसे कंपोज का इंजेक्शन लगाकर सुला दिया गया। 3-4 दिन अर्ध बेहोशी की हालत में गुजर गए और जब वह कुछ सोचने समझने में समर्थ हुई तो माँ बाप, सास ससुर, ननद देवर सबसे अपने को घिरा हुआ पाकर उसे समझते देर न लगी कि उसका सर्वनाश हो चुका है। महीनों वह विक्षिप्तावस्था में रही। खदान के ऊपर की छत पूरी तरह धंस गई थी। ऊपर से हहरा कर पानी का प्रबल वेग अंदर घुसा। कुछ पलों में ही पूरे चानक में पानी भर गया। ऊपर की लिफ्ट ऊपर और नीचे की लिफ्ट नीचे रह गई। पानी का बहाव तेज होते ही अंदर भगदड़ मच गई। मृत्यु श्वास के करीब आकर जिंदगी को चिढ़ाने लगी। जिंदगी किसी कोने में पनाह लेने के लिए पत्थरों चट्टानों से सर टकराती, इधर से उधर, उधर से इधर भागने दौड़ने लगी। मगर जल के फौलादी प्रवाह ने देखते देखते अपने दानवी जबड़ों में सैकड़ों निरीह निर्दोष जिंदगियों को पीस डाला और उस भयंकर जल समाधि में डूबकर सैकड़ों सुनहरे सपने टूक टूक हो बिखर गए। हादसे के बाद दुर्घटना स्थल पर मंत्री आए, अधिकारीगण आए, पत्रकार, समाजसेवी संस्थाओं के सदस्य, तमाशबीन लोगों के हुजूम और मृत व्यक्तियों के पछाड़ खाते सगे संबंधी आए। दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के संबंधियों को मुआवजे के तौर पर रुपए पैसे दिए गए, नौकरी देने का दिलासा दिया गया। मगर जो जिंदगियां जलमग्न हो चुकी थी, उन्हें वापस लाने की सामर्थ्य भला किसमें थी? माधवी अपने माँ बाप के घर आ गई थी। वह शायद जीवित ना रहती अगर नन्हा पीयूष निरीह दृष्टि से टुकुर टुकुर ताकता उसके मातृ प्रेम की परीक्षा लेता हुआ सामने ना खड़ा होता। जिस घर देहरी में उसका बचपन बीता, जवानी ने अंगड़ाइयां ली, वह एक बारगी ही कितना बेगाना, कितना पराया लगने लगा था। जिस घर में वह घरौंदे बनाकर गुड्डे गुडियों के ब्याह रचाया करती थी, उसमें अब भाई भावज का एक छत्र राज्य था। माँ बाप घर में रहते हुए भी जैसे वानप्रस्थ जीवन जी रहे थे। ननद और उसके बच्चे के अतिरिक्त खर्च ने भावज के चेहरे पर शिकन पैदा कर दी थी। यह सब माधवी की नजरों से छिपा ना रहा। समय के साथ साथ सभी तो भूपेंद्र की मौत के दर्द को भूलने लगे थे, मगर उसके हृदय का जख्म तो इतनी बड़ी खाई के रूप में फैला था कि उसे पाटना किसी के बस की बात नहीं थी। सब कुछ उलट पलट हो गया था। लगता दिन और रात ने जहरीले विषधर का जहर पीकर माधवी को निरंतर डसते रहने के लिए ही अपना अस्तित्व सुरक्षित कर रखा हो। चटकते जख्म को क्षण भर भी भूलने की कोशिश करती कि कहीं अदृश्य से एक बिच्छू का डंक आकर डस जाता। कैसी भयानक लगती हैं ये सूनी कलाइयां। अनजाने भी दर्पण के समक्ष पड़ जाने पर दर्पण मुखर होकर कटु व्यंगवान सीने पर छोड़ते हुए कह उठता। श्वेत साड़ी में लिपटी श्रृंगार विहीन अपनी ही छवि जैसे मुंह चिढ़ाने को हर घड़ी तत्पर नजर आती। उसे लगता जैसे उसके पूरे के पूरे वजूद की निर्मम नृशंस हत्या कर दी गई हो। ससुराल वालों ने शुरू में आग्रह किया था कि वह उनके साथ ही रहे, मगर माधवी की अनुभवी माँ ने बहुतेरे बहाने गढ़कर बेटी को अपने ही पास रख लिया। पति के बगैर स्त्री की क्या दुर्दशा होती है, यह माधवी की माँ बखूबी समझती थी। जिस धरती की नारी के तिल तिल कर घुटने और उसकी खुशियों की असमय मौत में गरिमा समझे जाने लगे, उस धरती की नारी की विडंबना का क्या कहना। पति का वियोग तो दुखद था ही, ऊपर से वैधव्य का जीता जागता विज्ञापन बनकर अभागिन शब्द को माथे पर चिपकाए सबकी दया माया के भीख की पात्र बनकर रहना माधवी को कतई गवारा न था। वह मन ही मन कुछ निश्चय करती रही, हृदय को फौलाद सा कठोर बनाती रही और एक दिन अत्यधिक स्थिर और सधे शब्दों में उसने अपना निर्णय सुना दिया। मैं हमेशा के लिए अपना देश छोड़कर जाना चाहती हूँ। क्या? कहाँ? एक बारगी ही माँ बाप, भाई भावज सबने चौंक कर पूछा। मैंने इंग्लैंड के अपने पुराने स्कूल की प्रधानाचार्या से पत्र व्यवहार करके अपने लिए वहां नौकरी ठीक कर ली है। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। उसने अपना दो टूक फैसला सुना दिया। भाई तमक उठा, भावज ने मुंह बिचकाया और माँ बाप कातर हो उठे। सबने समझाने की चेष्टा की, किंतु माधवी अपने निर्णय पर अडिग रही। जिस देश में स्त्री का अपना कोई अस्तित्व नहीं, जो अंगूर के लत्तर सी हमेशा किसी ठोस सहारे के बगैर
अस्तित्वहीन और निर्जीव समझे जाने की वस्तु मात्र है। उस देश की धरती पर कैसे जिंदा रहूं? विधवा स्त्री जिस धरती के लिए अभिशाप हो, वहां जीकर क्या करना? कभी समय ने करवट बदला और स्त्री को पददलित करने वाले रिवाजों का निर्मम दानवी ढांचा चरमरा कर टूटा। तभी फिर इस धरती पर वापस आऊंगी, कहकर माधवी इंग्लैंड जाने की तैयारी में जुट गई। विदेश की धरती पर नन्हे पीयूष का हाथ थामे जब वह एकाकी खड़ी हुई, तो हृदय में जोर का झंझावात उठा। कौन जाने स्त्री का स्त्री के नाते इस धरती पर भी सम्मान हो या ना हो। कस्टम ऑफिस से बाहर निकली तो अनायास आंखें भर आईं। अतीत के सुनहरे आंचल का एक नन्हा टुकड़ा आंखों के सामने नाच उठा। पिछली बार जब वह यहाँ आई थी, भूपेंद्र ने लपक कर एक हाथ से उसकी अटैची थाम ली थी और दूसरे हाथ से नन्हे पीयूष को गोद में उठाकर सीने से लगा लिया था। उसने माधवी की ओर शहद की चाशनी सी मीठी निगाह फेंक कर उसके विरह तप्त कलेजे को ठंडा कर दिया था। आज अपने को एकाकी पाकर हृदय के अंदर रुदन का मरोड़ उठने लगा था, जिस पर वह मुश्किल से काबू पाने में समर्थ हुई। कलेजे को पत्थर सदृश सख्त बनाकर वह टैक्सी की ओर बढ़ने की सोच ही रही थी कि कानों में आवाज पड़ी, कहो माधवी, कैसी हो? यह उसके चाचा थे, जिन्होंने अंग्रेज लड़की से शादी कर वहीं अपना घर बसा लिया था। माधवी के पिता ने उन्हें सब कुछ खोलकर लिख दिया था। चाचा चाची आग्रहपूर्वक उसे घर ले गए। चाचा के घर आकर परदेसी चाची के संग शुरू में उसे अजीब सा लगा था। विदेश में पति पत्नी और अपने बच्चों को छोड़कर कोई दूसरों के लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं होता, उसने यही सुन रखा था। मगर चाची का सौहार्दपूर्ण व्यवहार एवं सहज प्रेम देखकर वह अपने हृदय की सारी शंका आशंका भूल गई। उसके तपस्विनी जैसे वस्त्र और उलझे बिखरे बेतरतीब बालों की सज्जा को देखकर एक दिन चाची ने उसे अधिकारपूर्वक प्रेम से झिड़का था। भूपेंद्र की मौत हो गई तो इसमें तुम्हारा क्या कसूर? तुमने तो उसे नहीं मार डाला। किस अपराध के लिए तुम्हें सज्जाहीन रहने की सजा मिली है? साज श्रृंगार आशा अभिलाषा त्याग कर जोगिनी सा सारा जीवन व्यतीत करने को किसने तुम्हें मजबूर किया है? बोलो। फिर चाची ने प्यार से उसकी हथेलियों को अपनी हथेलियों में थाम लिया, तो वह उनके कलेजे से लगकर फफक फफक कर रो उठी थी। काश उसके अपने देश, अपनी धरती के लोग भी ऐसा सोच सकते। कितना कठिन होता है अपनी धरती के मोहपाश को काटकर विदेश की धरती पर सांस लेने के लिए शरण ढूंढना। कितनी असह्य पीड़ा उठती है, कैसी कठिन मजबूरी होती है, जिसमें हमेशा हमेशा के लिए अपनी धरती छोड़ देने का निश्चय करना पड़ता है। यह तो कोई भुक्तभोगी ही समझ सकता है। माधवी जी रही थी, क्योंकि सांस की धौंकनी चल रही थी। औपचारिकतावश हंस बोल लेती थी, क्योंकि धमनियों में रक्त का प्रवाह बंद नहीं हुआ था। मगर जीने की मजबूरी के साथ जीना मौत से ज्यादा भयानक होता है। यह उसके सिवाय और कौन महसूस कर सकता था? वह संस्कार की जंजीर में जकड़े परवश मन से विद्रोह करने की ठानती, मगर अभिलाषाओं के तनिक सिर उठाते ही उसके जन्मजात संस्कार काले नाग सा फुफकार कर उसे डसने लगते थे। यूं खिलखिलाकर हंसती है, शर्म नहीं आती? विधवा स्त्री के लिए सिर्फ रोने का विधान है, सिर्फ तड़प तड़प कर तिल तिल कर मरने का विधान है। हंसी लहूलुहान हो, शुष्क होठों में दफन हो जाती। चाचा चाची अक्सर शनिवार को उसे अपने पास बुलाते, उसे खुश रखने का हर संभव प्रयत्न करते। कभी कहीं पिकनिक का कार्यक्रम बनाते, तो कभी कहीं सैर सपाटे का। शनिवार की शाम विदेशों में अलमस्त अल्हड़ युवती सी अवतरित हो अपने बागपन से सबको मदमस्त बना डालती है। शनिवार की रात देर तक जगकर पीना पिलाना घूमना हंसना नाचना चलता रहता है। अगले दिन जल्दी उठकर काम पर जाने की जहमत जो नहीं होती। शनिवार और रविवार लोग रोज की लीक से हटकर मौज मस्ती के साथ बिताते हैं। इस बार चाचा चाची ने रविवार को समुद्र तट पर पिकनिक मनाने का कार्यक्रम बनाया था। उनका मौसेरा भाई रॉबर्ट भी छुट्टियों में बहन के पास आया था। गोरा चिट्टा लंबा छरहरा मस्त प्रकृति का रॉबर्ट 2 दिनों में ही घर के कोने कोने में छासा गया। पीयूष तो बस रॉबर्ट अंकल का दीवाना ही होकर रह गया। माधवी चकित दृष्टि से रॉबर्ट के अलमस्त फकीराना अंदाज को देखती रह गई। उसकी उन्मुक्त हंसी के ठहाकों में
माधवी की मरियल सी हंसी बड़ी हास्यास्पद लगती। मगर वह क्या करे, कैसे हंसे रॉबर्ट की तरह, कैसे ठहाके लगाए। वह तो अपने संस्कारों में इस कदर जकड़ी है कि उसकी खुशियों के, उसकी हंसी के हाथ पांव जकड़कर हमेशा के लिए सख्त कारागार के अंधकूप में डाल दिया गया है। पिकनिक पर जाकर पीयूष उन्मुख पंछी की तरह फुदक रहा था, किलक रहा था। चाची ने जब उसे भी समुद्र में स्नान करने के लिए मजबूर किया तो वह सहमती झेपती साड़ी संभालती समुद्र की ओर बढ़ी। अरे, इस ड्रेस में नहाओगी, हाथ पांव उलझ कर रह जाएंगे और कहीं कुछ हो गया तो तुम्हारे माँ बाप मुझे जिंदगी भर कोसेंगे, कहकर वह उन्मुक्त हंसी हंस पड़ी। आप घबराइए नहीं, मुझको कुछ नहीं होने वाला। मैं इसी साड़ी में पचासों बार अपने यहाँ की नदियों में बड़े ठाठ से नहा चुकी हूँ। मैं अपने बैग में दूसरी साड़ी लाई हूँ, नहाकर बदल लूंगी, माधवी ने कहा। हमेशा खिलखिल हंसने वाला रॉबर्ट उसकी बातें सुनकर चकित सा कुछ पल उसकी ओर ताकता रहा। फिर हल्के स्मित के साथ उसे ऊपर से नीचे तक निहार कर उसने दूसरी ओर मुंह फेर लिया। समुद्र के तेज ज्वार भाटे में उतरकर उसने अनुभव किया कि नदी में नहाना और बात है। यहाँ के अटलांटिक सागर के प्रबल वेग में पछाड़ खाते ज्वार भाटे के जबरदस्त थपेड़ों से झीनी साड़ी की दुर्गति ही बनकर रह गई। लहरों के जबरदस्त थपेड़े कभी एक झटके से कंधे से आंचल खींच डालते, कभी साड़ी के चुन्नट को गुब्बारे सा फुलाकर उसे गर्दन तक पानी में डूब जाने को विवश कर डालते, कभी एकदम बावरे प्रेमी की तरह उसके जिस्म से बुरी तरह चिपटकर उसे लज्जित कर डालते। वह हल्कान परेशान हो उठी। बेकार ही आई पिकनिक के लिए, कैसे संभाले इस 6 गजी चीर को। बड़ी मुश्किल से बदन से चिपके आंचल को हथेलियों से परे हटाती, टांगों से खींचती वह पानी से बाहर आई। एक जोड़ी भोली आंखें विस्मित, चकित उसकी आंखों से टकराई। वह और भी झेप गई। रॉबर्ट उसे यों निहार रहा था जैसे किसी अकल्पित सपने ने साकार रूप धारण कर उसे भरमा दिया हो। उलझे बिखरे काले नागपाश की ओट से झांकता, लज्जा से रक्तवर्ण हुआ चेहरा ओस से भींगे ताजे गुलाब के जीवंत हो उठने का एहसास पैदा कर रहा था। मामा, वह देखो मेरी गेंद, जोर से पानी की ओर गेंद उछालते हुए पीयूष ने कहा और दौड़कर उससे लिपट गया। एक झटके से सम्मोहन टूटा। हवा की परवश करती जंजीरें ढीली हुई। पीयूष को तनिक परे हटाकर तेजी से पांव बढ़ाती माधवी कपड़े बदलने के लिए आगे बढ़ाई। समुद्र तट पर कपड़े बदलने के लिए छोटे छोटे क्यूबिक्स बने थे। अंदर आकर उसने कपड़े बदले, बालों को तौलिए से सुखाया और कंघी करके बाहर आ गई। चाचा चाची सैंडविच, पेस्ट्री, हैमबर्गर, उबले अंडे, सेब, अंगूर आदि सजाने में व्यस्त थे। पीयूष अपनी गेंद में मस्त था और हमेशा मस्त रहने वाला रॉबर्ट अभी तक स्विमिंग ड्रेस पहने बड़ी सी चट्टान पर चित्र लिखित सा विचार मग्न बैठा था। माधवी की पदचाप से झटके से गर्दन उठी। 2 क्षण के लिए आंखें चेहरे पर थिर हुई, फिर चट्टान पर जम गई। पिकनिक से आकर माधवी अपने अंदर एक अज्ञात हलचल सी महसूस कर रही थी। एक ऐसा दबा तूफान उभर उठा था जिसे कठोर प्रयत्न से उसने संयम की लौ श्रृंखला से जकड़कर गहरे गर्त में डाल दिया था। उसके जन्मजात संस्कार अपने विकराल लाल लाल नेत्रों से उसे डरा धमका रहे थे। क्या तो सती नारी है, कामना का लेश भी तेरे हृदय में उपजा कैसे? बोल, जवाब दे। माधवी अपने ही विचारों से बिद्ध जख्मी हुई धाराशायी मेमने की तरह तड़प उठी। अंधेरा घिरने से पहले ही चाची ने रॉबर्ट को संबोधित कर कहा, माधवी को कार में छोड़ाओ। नहीं नहीं चाची, मैं अंडरग्राउंड रेलगाड़ी से चली जाऊंगी, झटके से उठते हुए माधवी ने कहा और पीयूष का हाथ पकड़े चाचा व चाची को धन्यवाद देती तेजी से बाहर आ गई। गेट से निकलते समय उचटती सी दृष्टि दरवाजे पर गई। 2 बलिष्ठ भुजाओं से दरवाजा पकड़े जो मूक स्तब्ध मूर्ति दिखी, उसने उसके पैरों में हवा सी तेजी भर दी। तेज कदमों से चलती वह अंडरग्राउंड ट्रेन पकड़ने के लिए धड़ाधड़ सीढ़ियां उतरती प्लेटफॉर्म पर आ गई। दिन यों ही बीत रहे थे, घिसट घिसट कर। आज शनिवार होने पर भी चाची के आग्रह के बावजूद वह घर से नहीं निकली। पीयूष को पास के टोनी के साथ खेलने को छोड़कर स्वयं झाड़ पोंछ में लग गई। काम समाप्त कर मुंह हाथ धोया, बिखरे बालों का जोड़ा किया और कपड़े बदले।
फिर अपना सूटकेस खोल कपड़ों की तह के नीचे से एक कॉपी निकाली, जिसमें उसने अपने मनपसंद कवियों और शायरों की कविताएं लिख रखी थी। गालिब, फिराक, गोरखपुरी और अन्य शायरों की शायरी के फेनील झाग में माधवी डूब सी गई, खो सी गई। नहीं नहीं, यह ठीक नहीं है, परेशान दिल ने बौखलाकर कहा। अचानक कॉपी बंद करके उसने आंखें मूंद ली। उफ! एक सर्द आह निकलकर फिजाओं में गुम हो गई। बंद पलकों से ढलककर गर्मा-गर्म मोती तकिए पर बिखर गए। इन दिनों भावनाओं के ज्वार सर्पदंश सा क्यों दिल पर प्रहार करते रहते हैं। कामनाओं को किस तरह कटीले तार से बांधकर पंगु बना डाला है मैंने। लेकिन कब, किस तरह कामनाएं किस कोने से बंधन ढीला कर मुझे चिढ़ाने लग जाती हैं, यह समझने में मैं कहाँ समर्थ हो पाती हूँ। खुद से ही तर्क वितर्क करती माधवी अपने आप में ही खोई थी कि ट्रन ट्रन दरवाजे की घंटी घनघना उठी। उसने उठकर साड़ी ठीक की, आंचल संवारा और धड़ाधड़ सीढ़ियां उतर गई। नीचे मकान मालकिन का दरवाजा बंद था। शायद वह शनिवार को सैर सपाटे के लिए निकली होंगी। दरवाजा खुलते ही सुनाई पड़ा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यह रॉबर्ट था। आइए आइए, औपचारिकतावश वह कह तो गई, मगर रॉबर्ट के अंदर आते ही कलेजा धड़क उठा। सुनी दोपहरिया, निर्जन कमरे, जी चाहा कह दे कि अभी फुर्सत नहीं है, मगर ऐसी असभ्यता करने की धृष्टता करना क्या शोभा देगा। उसकी जुबान तालू से सटकर रह गई। आगे आगे वह और पीछे पीछे रॉबर्ट सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गए। रॉबर्ट को सोफे पर बिठाकर 2 पल माधवी खड़ी रही। क्या करे वह, कैसी आफत में जान फंस गई। आज आप पिक्चर के लिए आई क्यों नहीं? आवाज सुनकर विचारों को झटका लगा। बस यूं ही, आज घर की थोड़ी सफाई करनी थी, हफ्ते भर समय नहीं मिलता ना। हकलाकर उसने सफाई पेश की। तनिक गहराई से उसकी ओर देखकर रॉबर्ट ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी वजह से आपने जाना अस्वीकार कर दिया? रंगे हाथों जैसे पकड़ी गई हो, भौचक सी होकर माधवी कुछ क्षण रॉबर्ट की ओर देखती रह गई। फिर तनिक संयत होकर बोली, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या पिएंगे, कॉफी या चाय? कॉफी चलेगी, कहकर रॉबर्ट ने बेतकल्लुफी से अपना सिर सोफे की पीठ पर टिका दिया। कॉफी के साथ बिस्किट और चॉकलेट केक लेकर माधवी आ गई। कॉफी पीते हुए बस औपचारिक बातें होती रही। 1-2 बार उसने माधवी के विषय में कुछ अधिक जानने की उत्सुकता दिखाई, मगर माधवी ने तनिक उपेक्षा दिखाकर उदासीनता से उस विषय को टाल दिया। चलते समय बड़े आग्रह से रॉबर्ट ने कहा, अगर कल शाम मेरे साथ पिक्चर चलने का कष्ट करें तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार होऊंगा। पीयूष को अकेला छोड़कर कैसे जाऊंगी? उसने दलील पेश की। पीयूष को अकेला क्यों छोड़ेंगी? वह भी हमारे साथ चलेगा। माधवी चारों ओर से घिर गई। असमंजस में 2 पल चुप रही। कहिए ना, कोई ऐतराज है मेरे साथ जाने में? असीम आग्रह भरी आंखों में सैलाब सा उमड़ पड़ा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, मैं समय पर तैयार रहूंगी, माधवी ने धीमे से कहा। पिक्चर हॉल में पीयूष रॉबर्ट अंकल से ढेर सारे प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासा शांत करता रहा और माधवी चुप साधे स्क्रीन पर नजरें गड़ाए बैठी रही। मध्यांतर में रॉबर्ट ने पूछा, पिक्चर अच्छी नहीं लगी? बहुत अच्छी लगी, मैं तो उसमें खो ही गई थी। पिक्चर से लौटकर रॉबर्ट के साथ माधवी होटल में आ गई। भारतीय होटल में भारतीय व्यंजन के ऑर्डर दिए गए। रॉबर्ट को भारतीय व्यंजन बेहद पसंद थे। सबकी राय से चिकन करी, मुगलई पराठा, सूखी भिंडी और मलाई कोफ्ता का ऑर्डर दिया गया। रॉबर्ट पीयूष के साथ बच्चों में बच्चा बन गया। पीयूष भी उससे यूं चिपका था जैसे वर्षों से उसके साथ रहा हो। खुशनुमा शाम के चंद घंटे पंख लगाकर उड़ गए। माधवी को घर पहुंचाकर रॉबर्ट जाने से पहले तनिक भावुक सा हो उठा। मैं परसों वापस कार्डिक चला जाऊंगा, बहुत याद आएगी आपकी। मुझसे अनजाने कुछ गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। कहते कहते स्वर कांप सा उठा था। पीयूष के गोरे गालों को थपकते हुए एक गहरी नजर माधवी पर डाली और शुभ रात्रि कहकर विदा लेकर मुड़ गया। कैसी अजीब निगाहें थी वे, रात के सन्नाटे में भी उसका पीछा करती रहीं। सपनों में ख्वाबों के महल बनाती रहीं। अनजाने ही हृदय तंत्री पर कोई अनोखा राग छेड़ बैठता था।
सुबह उठकर जाने क्यों माधवी अपने आप को अपराधिनी सी महसूस कर रही थी। सर्पदंश से कुछ अजीबोगरीब ख्याल उसे डस रहे थे। गदराए फूलों से भरी शाख को देखकर उसे आंखें भींच लेनी चाहिए। हवा में उड़ते पराग की खुशबू पाकर अपने नथुने बंद कर लेने चाहिए। चारों ओर से चाक चौबंद हो अपने आप को कसकर बांधे रखना ही उसकी नियति है। यही उसकी धरती की प्रथा है। सांस घुटे तो घुटे, दम फूले तो फूले, छुटकारे की कोई गुंजाइश नहीं है उसके लिए। आह, अपने आप को बांधकर रख छोड़ना, जीवन का स्पंदन होते हुए भी हृदय की हर धड़कन को नकार जाना कितना कष्टप्रद होता है। आजन्म कारावास की ही तो उसे सजा मिली है। वहरी नियति, बिना जुर्म के ऐसी कातिलाना सजा देने वाले का हृदय किस पत्थर के टुकड़े से गढ़ा गया होगा। माधवी अपने आप को परकटे पंछी सा परवश पाकर कभी कभी बेहद तिलमिला उठती। समाधान के लिए सिर पटकती, मगर कोई हल उसके पल्ले ना पड़ता। दिन और महीने बीतते गए। एक दिन कार्डिक से रॉबर्ट की चिट्ठी पाकर वह फिर चंचल सी हो उठी। सुंदर अक्षरों में चंद पंक्तियां लिखी थी। प्रिय माधवी, बिना अनुमति लिए पत्र लिखने की धृष्टता कर रहा हूँ, इसके लिए क्षमा करेंगी। आपके साथ बीते हुए क्षण बहुत याद आते हैं। आपकी चाची से आपके विषय में बहुत कुछ जानकर मन बहुत दुखी हो उठा था। आपके दुख को बांटना चाहता हूँ, मगर इस अनाधिकार चेष्टा से कहीं आप नाराज ना हो उठे, यह सोचकर चुप रह जाता हूँ। आप अपने दिल पर जानबूझकर वजनी पत्थर रखकर उसे मार डालने का हर संभव प्रयत्न करती रहती हैं। देखकर जाने क्यों मन बेचैन हो उठता है। आपके निजी मामले में हस्तक्षेप करने की चेष्टा की है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। क्या करूं, दिल चाहता है आपके निर्दोष कोमल होठों पर हंसी के तरन्नुम हमेशा गूंजते हुए देखता रहूं। पीयूष बहुत याद आता है। पत्रोत्तर तो आप देंगी नहीं, अतः पत्रोत्तर की आशा नहीं करूंगा। आपका ही रॉबर्ट। रॉबर्ट, छोड़ दो मुझे। मैं सिर्फ रोने के लिए बनी हूँ, हंसने के लिए नहीं। मेरे होठ हालात के लौह शिकंजे में जकड़े पंछी की तरह सिर्फ तड़प कर अपनी मूक वेदना अंदर ही अंदर पीने के लिए बने हैं, मुस्कुराने के लिए नहीं। वह जैसे प्रलाप कर उठी। वह पत्र पढ़ने के बाद रात भर करवटें बदलती रही, सोचती रही, गर्म आंसुओं की झड़ी से निर्जीव तकिए को भिगोती रही। बेशुमार विचारों के शरबान से बिद्ध होकर घायल हिरनी सी वह तड़प उठी। वैधव्य का कलंक उसे फिर से जीने की इजाजत देगा क्या? जीवन की लंबी डगर पर तन्हा पग पग ठोकर खाते हुए एकाकी चलते जाना भी तो सहज नहीं। क्या करे वह? किस ओर जाए, किसकी सुने? पीयूष अक्सर रॉबर्ट चाचा के बारे में पूछताछ किया करता था। एक दिन उसने अनायास ही पूछ लिया, तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं रॉबर्ट चाचा? हाँ माँ, मुझे रॉबर्ट चाचा बहुत अच्छे, बहुत प्यारे लगते हैं। तुम्हें अच्छे नहीं लगते? हाँ, वह हकबकाकर हकला उठी। जिस बात को थप्पड़ मार मार कर वह हमेशा नकारती रही थी, वह ढीठ बच्चे सा जबान पर आकर मचल उठा। हाँ बेटा, बहुत अच्छे हैं तेरे रॉबर्ट चाचा। एक दिन चाची से उसे पता चला कि रॉबर्ट ने अपना तबादला कार्डिक से लंदन करा लिया है। भाई के आने की खुशी में उन्होंने रात के डिनर पर उसे होटल में आमंत्रित किया था। रॉबर्ट ने अपना तबादला लंदन में करा लिया है सुनकर अनजाने ही एक बार की इतराते फूलों से भरी शाख हवा के मदमस्त झकोरे से झूम उठी। फूलों की पंखुड़ियां छमछम करती उसके इर्द गिर्द बिखर गईं। रॉबर्ट ने अपना तबादला यहाँ क्यों कराया? किसके लिए कराया? आंखों की कोरे भींग आई। क्या अभी भी कोई उसकी राह देख रहा है? उसकी चाहत को कब्र से निकालकर फिर से बेजान शरीर में प्राण फूंकने का हौसला रखता है। शाम को तैयार होकर वह पीयूष के संग चाची के यहाँ आ गई। रॉबर्ट ने तरह तरह के खिलौने पीयूष को दिए। पटरी पर झकझक करती सीटी बजाकर चलने वाली रेलगाड़ी, आंखें मटमटाता टेडी बियर, घंटी बजने वाला टेलीफोन, आग बुझाने वाला दमकल, ठाई ठाई करने वाला पिस्तौल। पीयूष तो इतने ढेर सारे खिलौने पाकर बावरा ही हो उठा। झट रॉबर्ट के गाल पर मीठी सी पप्पी देकर चिल्ला उठा, चाचा, तुम कितने अच्छे हो। माधवी पास ही खड़ी मुस्कुरा रही थी। धीरे से एक पैकेट निकालकर रॉबर्ट ने उसकी ओर बढ़ा दिया।
अगर ऐतराज ना हो तो मेरी तरफ से यह तुच्छ तोहफा कबूल करें। काफी महंगा फर वाला सफेद रंग का शॉल था। धन्यवाद देते हुए माधवी ने कहा, इतनी महंगी चीज लाने की क्या जरूरत थी? व्यर्थ इतने पैसे फूंक डाले तुमने। रॉबर्ट की झील सी गहरी भूरी आंखों में वेदना का एक मुख ज्वार उठा। बेबसी से उसे निहार कर उसने कहा, तुम्हारे सामने ये चीजें कुछ भी नहीं। अगर आसमान के सितारे तोड़कर तुम्हारे कदमों में बिखेर दूं, तो वह भी मेरी नजर में कम होगा। कहते कहते थरथरा आए स्वर को जबरन उसने संयत किया। माधवी मूक अवाक टकटकी लगाए उसे ताकती रही। फिर उदास होकर उसने कहा, रॉबर्ट, कृपया मेरे लिए इतना मत करो। मैं बहुत अभागिन हूँ। जिस पेड़ का तना सूख गया उसमें फूल उगाने की कोशिश मत करो। कोई फायदा नहीं। तुम भी व्यर्थ परेशान होगे। बीच में ही रॉबर्ट बोल उठा, माधवी, तुम जानबूझकर अपने को क्यों मार रही हो? तुम हंसना क्यों नहीं चाहती? इसीलिए कि मेरी किस्मत ने मुझे हंसने की इजाजत नहीं दी है। गलत। तुमने स्वयं अपने आप को निर्ममता के शिकंजे में कस रखा है और उगती हुई आकांक्षाओं का गला घोंटकर उन्हें असमय ही मार डालना चाहती हो। तुम हंसना चाहती हो, मगर गलत धारणाओं का शिकार तुम्हारा मन इसे अपराध समझ बैठता है और तुम कुंडली मारकर स्वयं निर्मित बिल में गहरे तक समा जाती हो, जहां किसी की आवाज ना पहुंच सके, किसी के हाथ ना जा सके। बोलो, है ना यही बात? रॉबर्ट, कृपया मुझे अकेला छोड़ दो। मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे और दुखी मत करो। कहते कहते लगभग माधवी रो पड़ी। माफ करना माधवी, तुम्हारे दर्द को कुरेदने के अक्षम्य अपराध के लिए क्षमा चाहता हूँ। अगर मैं अपनी जान देकर भी तुम्हारी खुशी वापस लाने की चेष्टा करूं, अपने लहू से सींचकर सूखे तने में बहारों को सजाने की कोशिश करूं, तो तुम्हें कोई ऐतराज है? निशब्द माधवी ने रॉबर्ट की ओर उदास भींगी पलकें उठा दी, जैसे पूछ रही हो, कर सकोगे इतना त्याग? अपने देश, अपने समाज से कटकर एक नितांत अजनबी परदेसी लड़की को अपनाना इतना सहज नहीं है। उठा सकोगे इतना जोखिम? माधवी, रॉबर्ट, जल्दी आओ, कॉफी तैयार है। चाची की आवाज बैठक से पीछे के बरामदे में पहुंची। दोनों ने हड़बड़ाकर एक दूसरे को देखा। पीयूष कब का अपने खिलौने के साथ वहां से गायब हो चुका था। बैठक में आकर माधवी ने अपना शॉल चाची को दिखाया। बहुत खूबसूरत। आज तुम इसे ही ओढ़कर होटल चलोगी? कहते हुए चाची ने कॉफी का प्याला उसकी ओर बढ़ा दिया। होटल में खाते हुए माधवी को अपने गिर्द लिपटा शॉल किन्हीं बलिष्ठ भुजाओं का सशक्त बंधन सा लग रहा था, मानो उसके ठोकर लगते पांव को संभालने के लिए उसके कमजोर थरथराते जिस्म को सहारा देने के लिए बढ़ी हुई भुजाएं उसके गिर्द लिपटी थी। क्या करे वह? झटक दे निर्ममता से इन भुजाओं को, रौंद डाले सूखे तने में फिर से बहारों के फूल खिलाने की तमन्ना रखने वाले के मासूम आग्रह को। कैसे हो जाए वह इतनी निर्मम? अपने ही गले पर निष्प्रयोजन क्यों छुरा रहती? उसकी धरती ने उसे अभिशप्त नारी कहकर तिरस्कृत कर दिया। अब इस अनजान डगर में लड़खड़ाते पांव को किसी ने मजबूत बैसाखी का सहारा पकड़ाने की कोशिश की है, तो वह कैसे इस बैसाखी के टुकड़े कर डाले? क्यों कर डाले? क्यों ना वह मृत आकांक्षाओं को फिर से जीवित होने दे? जिंदा लाश बनकर रहना कितना असह्य है। कोई उसके हृदय को टटोल कर देखे। नन्हे से धड़कते हृदय को झूठी मान्यताओं के शिलाखंड तले दबाकर उसे असमय ही मौत के घाट उतार देना कौन सी बुद्धिमानी है? वह जिएगी, हंसेगी, झूठी मान्यताओं के शिलाखंड को टुकड़े टुकड़े कर उससे मुक्त हो जाएगी। उसने स्थिर चित्त से मन ही मन अपना फैसला दोहराया, तिहराया और हल्के मन से सबके साथ चुहल करने में खो गई। घर आकर वह अपने को बेहद हल्का महसूस कर रही थी। मुश्किल से कुछ दिन बीते होंगे कि रॉबर्ट एक शाम उसके घर आया। इस बार रॉबर्ट को एकांत में देखकर उसे तनिक भी घबराहट नहीं हुई। पीयूष के लिए रॉबर्ट टॉफी और बिस्कुट के डब्बे लाया था। चाचा से कुछ देर बातें कर पीयूष ने अपने मित्र टोनी के यहाँ जाने की इच्छा व्यक्त की, तो रॉबर्ट ने माधवी की ओर ताका। उसने मुस्कुराकर पीयूष का हाथ पकड़ा और बोली, अभी इसे छोड़कर आती हूँ। नहीं, मैं छोड़ने जाऊंगा अपने प्यारे पीयूष को, है ना? कहते हुए रॉबर्ट उसे लेकर सीढ़ियां उतर गया। वापस आकर कॉफी का घूंट लेते हुए रॉबर्ट ने कहा, माधवी, एक बात का जवाब दोगी? पूछो।
छोटा सा उत्तर। तुम्हें हंसाने में, सूखे तने को फिर से जीवित करने के प्रयत्न में मैं कभी सफल हो पाऊंगा? हो पाऊंगा नहीं, हो गए हो। अनायास उसके होठों से ये शब्द फिसल पड़े। सच? माधवी, तुम सच कह रही हो? मुझे विश्वास नहीं होता। कहते कहते उसने उसकी नरम हथेलियों को थाम लिया। हाँ रॉबर्ट, मैंने अपने आप से बहुत लड़ाई की, बहुत पछाड़ खाया, मगर अंत में तुम्हारी ही जीत हुई। ठूठ शाख में तुमने नरम कोपले उगा दी। मैं जीना चाहती हूँ रॉबर्ट, मैं हंसना चाहती हूँ। कहते कहते वह दोनों हथेलियों में मुंह छिपाकर फफक पड़ी। रॉबर्ट ने उसे अपनी बलिष्ठ भुजाओं के घेरे में ले लिया। माथे पर हल्का सा चुंबन लेते हुए बोला, सिर्फ तुम नहीं जी उठी हो, कोई और भी मरते मरते जी उठा है। देखो, मेरी तरफ देखो। इन मृतप्राय पुतलियों में तुम्हें पाकर जीवन का स्पंदन फिर से थिरक उठा है। तुम्हें चाची से मालूम हो ही चुका होगा कि प्रेम में मैं 2 बार बुरी तरह छला गया। मैंने आजन्म कुंवारा रहने का प्रण कर लिया था, मगर तुम्हें पहले ही नजर में देखकर दिल ने कहा, इस देवी के मंदिर में कोई धोखा नहीं, कोई छलवा नहीं है। तुम्हें अपने ऊपर जुल्म करते देखकर अनायास ही दिल में दर्द की कसक उठ गई। तुम अपने जीवित हृदय को मारने के लिए जितनी ही तत्पर होती गई, मैं उसे पुनर्जीवित करने के लिए उतना ही व्यग्र होता गया। ज्यो ज्यो तुम्हारी ओर बढ़ता गया, एक अनदेखे अनजाने बंधन में कसता गया, जकड़ता गया, यहाँ तक कि तुम्हारे बगैर अपना अस्तित्व ही मुझे सारहीन दिखाई देने लगा। आज जब तुमने मेरे सारहीन जीवन को सार्थकता प्रदान करने का फैसला सुनाया, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं मरकर जी उठा हूँ, जीकर अमर हो उठा हूँ। कहते कहते उसने माधवी को अपने में समेट लिया। 2 दिनों के अंदर ही दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। चाचा चाची बहुत खुश हुए। रॉबर्ट चाचा अब हमेशा साथ रहेंगे। सुनकर पीयूष तो बस नाच ही उठा। 2 सभ्यता, 2 संस्कृतियों में पले 2 अनजान राही एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़े जिस अनजान डगर पर बढ़ चले, उसमें शतदल कमल की बेशुमार नरम पंखुड़ियां बिछ गईं। रॉबर्ट का दृढ़ विश्वास और प्रगाढ़ स्नेह का आश्रय पाकर माधवी परम तृप्त थी। अकिंचन की झोली में जैसे आकाश फाड़कर कीमती मणिमाणिक की ढेरी लग गई हो। तृप्त और प्रसन्न रहते हुए भी अनजाने ही अक्सर माधवी को अपनी धरती की याद हो आती। क्रिसमस, ईस्टर, गुड फ्राइडे आदि त्योहार की धूम देखकर उसे अपनी धरती के त्योहार याद आ जाते। चैत की बौराई अलसाई हवा, होली के लाल हरे गुलाल, दशहरे की धूमधाम, आसमान के जगमगाते सितारों से होड़ लेते, दीपावली के नन्हे नन्हे जगमगाते दियों की लौ, सबकी मिली जुली स्मृति कभी कभी जेहन में आकर चपल शिशु सा धमाचौकड़ी मचा देती। सावन भादों के 30 त्योहार पर बागों में झूले डालकर गाए जाने वाले कजरी और दादरा की पंक्तियां, कोयल की मीठी चाशनी में डूबी दर्देली कूक, कभी कभी सब कुछ चलचित्र सा स्मृति पटल पर साकार हो उठता। तब उसे अपनी धरती की याद बीते सपने सी सताने लगती। मगर उसकी धरती पर कहाँ रॉबर्ट पैदा होते हैं। सूखे तने को अपने खून से सींचकर उसे पल्लवित और पुष्पित करने का हौसला किसमें है? समाज और संस्कार के आतंक से जीवित लाश बनकर रहने के सिवाय पति विहीन नारी की अपनी धरती पर दूसरी कोई नियति नहीं। काश अपनी धरती पर भी ऐसे रॉबर्ट होते, दुख और अपमान से कातर होकर अपनी धरती छोड़ने की मजबूरी ना होती, तो अपनी धरती की सौंधी सुगंध, होली के मदमाते फाग की मधुर स्वर लहरी, पावस की रिमझिम, बरसात में पेड़ों पर झूले डालकर सखियों के संग ऊंची पेंगे मारना, कोयल की मधुर कूक यों सपना बनकर ना रह जाती। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। श्रोतागण, आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।